हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो एड्सॉर्प्शन है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैटालिसिस, जो हमने कुछ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो कैटलिस्ट होता है वो किस तरीके से काम करता है और क्या उसके यूज होते हैं और क्या होता है कैटलिस्ट। ये आपने थोड़ी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कैटालिसिस क्या चीज है और किस तरीके से ये काम करता है। तो टॉपिक है आज का हमारा कैटालिसिस। देखो कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। क्या होता है कैटलिस्ट? वो सब्सटेंस जो क्या करे, यानी कि कोई रिएक्शन चल रही है कहीं पर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता था कि उस रिएक्शन के होने की स्पीड कितनी है। अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं किसी रिएक्शन के अंदर तो वो बेसिकली करता क्या है, उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन दी रिएक्शन। रिएक्शन के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट फिर भी उसकी प्रेजेंस जो है वो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक जनरल सी रिएक्शन यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। कोई ए रिएक्टेंट है जो ए से बी बना रहा है और इसको होने में लेट्स से 20 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, वही रिएक्शन में सेम कर रहा हूं ए से बी बनाने वाली। अब मैंने इसके अंदर कैटलिस्ट और डाल दिया, तो कैटलिस्ट डालने के बाद ये जो रिएक्शन है ये 2 मिनट में होता है। तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। उसमें किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बट फिर भी उसकी जो स्पीड है, यानी कि जितनी देर में पहले रिएक्शन हो रही थी अब उससे कम देर में हो जाएगी अगर उसके अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कैटलिस्ट को, या कैटालिसिस क्या है। इट इज अ फिनोमिना या इट इज अ प्रोसेस इन विच reaction occurs in the presence of catalyst. It is a process in which reaction occurs in the presence of catalyst, and the catalyst increases the speed of reaction without itself being consumed in the reaction। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या है? वो सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड का क्या मतलब है कि जितना अमाउंट आप पहले कैटलिस्ट का इनिशियली लेते हो उतना ही आपको रिएक्शन के एंड में मिल जाता है। यानी कि जैसे हमने यहां पर एक रिएक्शन कंसीडर करी थी, मान लो इसके अंदर आपने 5 ग्राम कोई कैटलिस्ट डाला था स्टार्टिंग में, तो अगर रिएक्शन के एंड में देखोगे उसको तो तब भी वो कितना मिलेगा आपको, 5 ग्राम ही मिलेगा। ठीक है, तो जो आपका कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता है। रिएक्शन इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट की है उस टाइम पर जितना अमाउंट कैटलिस्ट का प्रेजेंट है, रिएक्शन के एंड पे भी आपको उतना ही अमाउंट उसका मिल जाता है। ठीक है, अब देखो कैटालिसिस जो है, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सरफेस केमिस्ट्री। इसके अंदर हम सरफेस फिनोमिना के साथ डील करते हैं। तो अब सरफेस फिनोमिना और कैटालिस्ट के बीच में क्या कनेक्शन है वो हमने देखना है। ठीक है, तो जो कैटालिसिस होती है बेसिकली वो 2 तरीके की होती है और उन्हीं में से एक ऐसी है जिसके अंदर सरफेस फिनोमिना की कुछ टर्म्स है जिसको हमने पढ़ना है। ठीक है, तो जो कैटालिसिस है, कैटालिसिस को मैं बेसिकली 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करूंगा। एक होती है हमारे पास होमोजीनियस कैटालिसिस और एक है आपके पास हेट्रोजीनियस
कैटेलिसिस। देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक होता है हमारे पास होमोजेनियस कैटेलिसिस और एक है आपके पास हेटेरोजेनियस कैटेलिसिस। तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्या होता है ये? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं होमोजेनियस कैटेलिसिस के बारे में, तो देखिए कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों अगर सेम फेज में है, सेम फेज का मतलब जैसे कि यहां पर एक मैंने जो रिएक्शन कंसीडर करी थी जिसमें ए से बी बन रहा था और बीच में मैंने एक कैटलिस्ट डाला हुआ था। अब अगर ये ए, ये कैटलिस्ट और ये बी तीनों चीजें अगर सेम फेज में हो, सेम फेज का मतलब या तो तीनों सॉलिड फेज में हो, या तीनों लिक्विड फेज में हो, या तीनों गैसियस फेज में हो, इस टाइप की रिएक्शन को या इस टाइप की कैटालिसिस को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है होमोजेनियस कैटालिसिस? जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट, आपका प्रोडक्ट और आपका कैटलिस्ट तीनों के तीनों जो है वो सेम फेज के अंदर, यानी कि या तो तीनों सॉलिड होंगे, या तीनों लिक्विड होंगे, या फिर तीनों गैसेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल हम लेते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस का, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल देखेंगे। व्हेन द रिएक्टेंट, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट अगर इन्वॉल्व हैं सारे के सारे सेम फेज में होने चाहिए। व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स and the catalyst are in the same phase। ठीक है, तो सारे के सारे सेम फेज में होंगे, उसे हम होमोजेनियस कैटालिसिस बोलेंगे। जैसे अगर इसमें मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूं, जैसे आपके पास ये SO2 है, इसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ करवाई और यहाँ पर SO3 बनाया। ठीक है, इसके अंदर आप दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख सकते हो, सारे के सारे जो हैं SO3 भी आपका गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में और SO2 भी गैसियस फॉर्म में है। और इस रिएक्शन के लिए जो हम कैटालिस्ट यूज करते हैं दैट इज NO, विच इज ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट। सो if in any reaction all the reactants and the products and as well as the catalyst are in the same phase, that type of catalysis is known as homogeneous catalysis। बोलो क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल देखिए। अब नेक्स्ट हेटेरोजेनियस, ऑब्वियसली बात है इसका अपोजिट होगा। होमोजेनियस कैटालिसिस में सारे के सारे सेम फेज में थे, और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में क्या होने वाला है? कोई एक चीज ऐसी होगी, या आप सिंपली बोल सकते हो कि जो आपका कैटालिस्ट है वो डिफरेंट फेज में होगा, जो हमारा कैटेलिस्ट है वो सॉलिड, आपका जैसे अगर रिएक्टेंट की बात करो, रिएक्टेंट सारे अगर सॉलिड फेज में है या गैसियस फेज में है, तो आपका जो कैटेलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में सारे के सारे जो है आपके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटेलिस्ट सभी के सभी सेम फेज में नहीं होंगे। ठीक है, तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को अगर मैं डिफाइन करूं तो व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स products and the catalyst are not in the same phase। अब सारे के सारे सेम फेज में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट और प्रोडक्ट सभी डिफरेंट फेज में होंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई एक चीज ऐसी हो सकती है जिसका फेज अलग हो, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ठीक है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही डिफरेंट फेज में होने चाहिए। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो कैटालिस्ट हो, जो कि डिफरेंट फेज के अंदर, यानी कि आपका जो है अगर आपके रिएक्टेंट सारे गैसियस फेज में है तो जो आपका कैटलिस्ट हो वो अलग तरीके से हो। जैसे कि एग्जांपल अगर इसमें हम लेते हैं तो एक रिएक्शन है, बड़ा फेमस, हमने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है, N2 + H2 gives out NH3। बहुत बार पढ़ाता हूं मैं इस प्रोसेस को, याद हो गया होगा अब तक। तो क्या नाम होता है इस प्रोसेस का? हेबर्स प्रोसेस। कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंस है इस प्रोसेस की, इसलिए हर जगह पर इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, चाहे इक्विलिब्रियम चैप्टर हो, चाहे हमने वैसे कहीं पर रिएक्शन लिखनी हो तो बार बार इसको लिखते रहते हैं। क्यों लिखते हैं?
पहले भी बताया बहुत बार, क्योंकि इसके अंदर क्या बनती है, अमोनिया बनती है, और अमोनिया को आगे हम जो है यूरिया बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि फिर एज अ फर्टिलाइजर यूज होती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर आपको मालूम है कि जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फेज में होती है, हाइड्रोजन भी गैसियस फेज में होती है, और जो अमोनिया है वो भी गैसियस फेज के अंदर होता है। ठीक है, बट इसके अंदर जो हम कैटेलिस्ट लेते हैं, कैटेलिस्ट इसके अंदर जो आप लोगे उसका जो फेज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी कि वो गैसियस फेज के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो जो हैबर्स प्रोसेस के अंदर आप कैटेलिस्ट लेते हो तो वो कैटेलिस्ट होता है आपका आयरन, जो कि सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो हेट्रोजेनस कैटेलिसिस जिसे हमने बोला था पहले कि जहां पर एटलीस्ट एक चीज ऐसी होगी जो रिएक्टेंट के साथ उसका सेम फेज नहीं होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो आपका रिएक्टेंट है वो तो सारे गैसियस फेज में है, और जो आपका कैटेलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हेट्रोजेनस कैटेलिसिस। तो सिंपली आपको बोर्ड्स के अंदर पूछा जा सकता है ये 1 या 2 नंबर में कि होमोजेनस कैटेलिसिस क्या होती है, हेट्रोजेनस कैटेलिसिस क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसमें बात करेंगे कि जो हेट्रोजेनस कैटेलिसिस है, देखो एक सोचने वाली बात है, हेट्रोजेनस कैटेलिसिस के अंदर अगर रिएक्टेंट आपके गैसियस फेज में है, मान लो किसी कंटेनर के अंदर ये आप रिएक्शन चला रहे हो, इस कंटेनर के अंदर आपका ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये गैसियस फेज में है, ये जो है हवा में इस तरीके से उड़ रही होगी। ठीक है, और जो इसमें कैटेलिस्ट डालते हो, आयरन डाल दिया, वो तो भाई नीचे जाके सेटल हो जाएगा या बीच में ही कहीं होगा, वो तो हवा में नहीं उड़ेगा, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो सोचने वाली बात ये है कि भाई अगर ये जो आपका आयरन सॉलिड फॉर्म में है, ये तो बिल्कुल नीचे जाकर के बैठ जाएगा या फिर इधर दीवारों के साथ में चिपक जाएगा, तो ये कैसे इनको कैटेलाइज करेगा, इनकी रिएक्शन को किस तरीके से कैटेलाइज करेगा, तो वही चीज ही हमने यहां पर समझनी है। इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटेलिसिस। इसके अंदर एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व होती है, तो हम देखेंगे, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर देखेंगे एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटेलिसिस। देखिए एड्सॉर्प्शन आप समझ चुके हैं अभी तक क्या होती है, कैटेलिसिस भी हमें मालूम है कि क्या है। तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटेलिसिस ये हमें क्या बताएगी, क्या सिखाएगी, आइए देखते हैं। ये हमें बेसिकली ये सिखाती है कि जो हेट्रोजेनस कैटेलिसिस होता है, हेट्रोजेनस कैटेलिसिस जहां पर आपका जो कैटेलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में है और जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट फेज में है, तो वहां पर जो फेज डिफरेंस होता है जहां पे सॉलिड आपका रिएक्टेंट में और कैटेलिस्ट के बीच में, वहां पर वो कैटेलिस्ट किस तरीके से काम करता है वो हमें बताएगी ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटेलिसिस। ठीक है, तो देखेंगे हम। तो देखो आपको पहले मैं मोटे तौर पे बता देता हूं कि यहाँ पर होने क्या वाला है, किस तरीके से कैटेलिस्ट आपका काम करेगा अगर वो डिफरेंट फेज में है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट कर रहे थे, हैबर्स प्रोसेस। इस कंटेनर के अंदर मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो गैस ली गई हैं, ये दोनों रिएक्ट करके जो है आपका अमोनिया बना रही है, जो कि वो भी गैसियस फेज में है, और हम इसमें जो अपना कैटेलिस्ट डालते हैं वो है आपका आयरन सॉलिड। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि जो आप कैटेलिस्ट डाल रहे हो जो कि सॉलिड फॉर्म में है और रिएक्टेंट आपके गैसियस फॉर्म में है, तो वो किस तरीके से कैटेलाइज करता है इनकी रिएक्शन को। तो क्या करता है कैटेलिस्ट इसके अंदर एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। कैसे, जो हमारा कैटेलिस्ट होता है, कैटेलिस्ट क्या करता है, अपना सरफेस प्रोवाइड करवाता है इन रिएक्टेंट्स को,
तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये आकर के कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर पहले बाइंड होंगे, यानी कि जैसे कि मान लो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, तो यहां पर अगर ये आपका आयरन कैटलिस्ट का ब्लॉक है तो क्या होगा, यहां पर आकर के पहले नाइट्रोजन बाइंड करेगा, फिर हाइड्रोजन बाइंड करेगा। बाइंड करने का मतलब क्या है कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं दोनों वो इस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे। एडजॉर्ब का मतलब आपको मालूम है कि एक सरफेस फिनोमिना है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है, जो यहां पर रिएक्टेंट्स थे, वो दोनों पहले क्या करेंगे, जो आपका सॉलिड कैटलिस्ट है उसके सरफेस के ऊपर आकर के पहले दोनों अलग अलग से बाइंड करते हैं, फिर यही बाइंड करके करे हुए ही आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर यहीं पर बैठे बैठे ही प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर इससे दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो बात मोटे तौर पर समझ आ गई होगी कि आपको क्या होने वाला है। अब यही बड़ी सिंपल सी चीज को इस थ्योरी में काफी सारे पॉइंट्स के अंदर बताया हुआ है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कहा यही गया है कुल मिलाकर, बस कुछ पॉइंट्स हैं तो जिन्हें हम देखेंगे। तो सिंपल सी बात को आपको समझना यह है कि जो सॉलिड कैटलिस्ट होता है और अगर आपके रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है तो वो सॉलिड कैटलिस्ट क्या करेगा, उन रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करवाएगा और वहीं पर बैठे हुए ही वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आइए एडजॉर्प्शन थ्योरी को थोड़ा और डिटेल के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, आपको समझाने के लिए था कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम देखेंगे। देखो, जो हमारा कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट हो चाहे कोई ऐसा सब्सटेंस जो एडजॉर्प्शन शो कर रहा है, उसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ पोर्स यानी कि होल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एडजॉर्प्शन को बढ़ावा देंगे, यानी कि जो कोई सब्सटेंस अगर एडजॉर्ब हो रहा है तो उन्हीं पोर्स की वजह से वहां पर एडजॉर्ब होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं यहां पर एक मैं रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं, A+B गिव्स आउट A। ठीक है, और इसके अंदर C कैटलिस्ट हमने डाल रखा है। ठीक है जी, अब देखो अगर मैं C कैटलिस्ट की बात करूं तो C कैटलिस्ट मान लो कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है। कैटलिस्ट को आप जब भी बनाएंगे कुछ ऐसा ही बनाएंगे, स्पेशली जब आप एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तब। ये जब काटा जीरो खेलते हो तुम लोग, उस टाइप जो चीज बनाते हो वही बनानी है, बस बीच में जो सेंटर में बॉक्स बनता है उसके कॉर्नर्स पर क्या होना चाहिए, आपका सर्कल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कैटलिस्ट C। अब इसके अंदर आपने जो है ये दोनों रिएक्टेंट्स A और B डाल दिए जो कि गैसियस फॉर्म में है, और ये आपका जो कैटलिस्ट है ये आपका सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको मोटे तौर पे भी बता दिया था कि जो कैटलिस्ट है उसके सरफेस के ऊपर आकर के जो आपकी गैस है वो क्या होगी, बाइंड हो जाएगी। तो क्या होगा, आपको इसमें 3-4 स्टेप्स देखने हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो वही देखेंगे हम यहाँ पर। जैसे ये आपका कैटलिस्ट है, ठीक है, जब आप इसके अंदर रिएक्टेंट्स डालोगे A और B, सबसे पहला स्टेप जो है, हम इसको 5-6 स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे पूरे प्रोसेस को। पहला स्टेप क्या होता है, जो आपका रिएक्टेंट है A और B, यहां पर जो दो रिएक्टेंट्स आपको दिख रहे हैं वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स दी कैटलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप के अंदर जो आपके रिएक्टेंट्स हैं A और B, ये क्या करेंगे, माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स दी कैटलिस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स दी कैटलिस्ट। पूरा बात समझ में आ गई। सबसे पहले ये दोनों इसके पास जाएंगे, फिर दूसरे स्टेप के अंदर ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, जिसमें क्या हो रही है, माइग्रेशन हो रही है ऑफ रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट की तरफ जो आपके रिएक्टेंट है मूव कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका कैटलिस्ट है जिसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं अभी कैटलिस्ट के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि ये जो है ये क्या है, आपका कैटलिस्ट। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट्स है वो कैटलिस्ट के पास पहुंच चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, इसके साथ बाइंड कर जाएंगे।
ए भी बाइंड कर देगा और बी भी बाइंड कर देगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर। तो सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो कैटलिस्ट है इसके सरफेस पे आकर के आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो बाइंड कर जाएंगे। अब यहीं पर बाइंड हुए हुए ही क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन शो करेंगे। तो जो आपका ये ए है और बी है, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। थर्ड स्टेप के अंदर बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन बोथ दी रिएक्टेंट्स। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। बड़ी सिंपल दी है, जो आपको मैंने पहले ही कहा था, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, दोनों यहां पर बैठे हुए आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ए और बी अब रिएक्ट कर चुके हैं, अब इन्हें जो है कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेंगे, कैटलिस्ट को छोड़ देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखो, एक चीज एक टर्म आपको पहले बतानी रह गई थी। अगर कहीं पर आप एड्जॉर्प्शन देख रहे हो, एड्जॉर्प्शन का मतलब है कि कोई एड्जॉर्बेंट आया, एड्जॉर्बेंट के ऊपर आकर के एड्जॉर्ब हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, तो बेसिकली ये जो मार्कर की इंक है वो इसके सरफेस पर क्या हो रही है, एड्जॉर्ब हो रही है। इसके अंदर तो नहीं जा रही ना, इसके सरफेस पे ही रह रही है। और अगर मैं यहां पे किसी चीज को इरेज कर देता हूं, इरेज करने के बाद वो चीज वहां से खत्म हो जाती है और जो भी आपका सब्सटेंस है वो इस डस्टर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन को खत्म करना, या फिर आप कह सकते हो कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दोनों को एक दूसरे से अलग करना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। एक चीज है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन देखो, अगर मैंने इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा, जैसे लिखा मैंने एड्जॉर्प्शन, तो मतलब क्या हुआ, इस बोर्ड के ऊपर ये इंक जो है, जो मैंने लिखी है, ये एड्जॉर्ब होगी। अब अगर डस्टर उठा करके मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो यहां से जो एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट से अलग हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो जहां पर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। तो यहां पर इस स्टेप के अंदर यही होने वाला है कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, अब वो कैटलिस्ट से अलग होंगे। ठीक है, तो इससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस स्टेप को आप बेसिकली बोल सकते हो डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बन चुका है, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट से अलग हो जाएगा, जिसे आप बेसिकली क्या बोलते हो, डिसऑर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट। और इसके बाद, और ये आपका कौन सा स्टेप हो गया, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। और इसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो आपके यहां पर कैटलिस्ट था, और यहां पर आपका प्रोडक्ट प्रेजेंट था। अब ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करेगा, इस कैटलिस्ट से अवे मूव करेगा, यानी कि दूर चला जाएगा। पहले क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्टेंट कैटलिस्ट के पास आ रहे थे, अब प्रोडक्ट बन गए तो इस कैटलिस्ट से दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो वही है ना, जब जरूरत थी तो पास आ गया, अब काम हो गया तो इससे दूर भाग जाएगा। यही तो है दुनिया का असूल। ठीक है, जब जरूरत है तो पास में आ जाओ, जब काम खत्म तो तू कौन मैं कौन। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, द रिएक्टेंट्स द प्रोडक्ट्स विल मूव अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट।
ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट एंड लास्ट फिफ्थ स्टेप। तो हेट्रोजेनियस कैटालिसिस बेसिकली यही है। इस पे जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है, एडजॉर्प्शन थ्योरी के ये 5 पोस्टुलेट्स बना दीजिए अलग अलग से लिख के, मैं आपको लिखवा देता हूं अभी। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है इसके अंदर, पहले स्टेप के अंदर जो रिएक्टेंट्स है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैटलिस्ट, फिर उसके बाद क्या होगा, वो दोनों रिएक्टेंट जो है वो बाइंड करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। उसके बाद क्या होगा, वहीं पर बाइंड हुए हुए ही क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट कर देंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, वहां से प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट से अलग हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप में जो है आपका जो प्रोडक्ट बन गया है वो कैटलिस्ट से दूर माइग्रेट कर जाएगा। तो ये है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसको हमने लिख लिया इस तरीके से। अब इसके बाद इसको कुछ पॉइंट्स बना लेंगे, तो देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस के अगर पोस्टुलेट्स देखें तो पोस्टुलेट्स वही बनेंगे जो भी अभी हमने पढ़े हैं। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो था उसके अंदर क्या हुआ था, जो आपके माइग्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स द कैटलिस्ट। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को मैं यहां पर समअप कर दूंगा। तो पहले क्या हुआ, माइग्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड्स द कैटलिस्ट। दूसरे में क्या हुआ, पहले तो मूव करके टुवर्ड्स द कैटलिस्ट। दूसरे स्टेप में हमने क्या देखा था, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो एडजॉर्ब हो गए थे कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर। उसके बाद अगले स्टेप में हमने देखा था रिएक्टेंट्स स्टार्ट्स डूइंग रिएक्शन विद ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट है उन्होंने आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया और प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट जब बन गए वो कैटलिस्ट से अलग हो गए थे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट। तो डिसॉर्प्शन क्या था, बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन भी चाहिए तो वो भी हम लिख लेते हैं यहां पर। डिसऑर्प्शन क्या चीज है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों का आपस में अलग होना। ठीक है, तो सिंपली आप लिख सकते हो माइग्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट अवे फ्रॉम द एडजॉर्बेंट। ये अगर आपका जो एडजॉर्बेंट है वो एडजॉर्बेंट से दूर माइग्रेट कर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, और या सिंपली ये भी बोल सकते हो जब दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं उसे हम डिसऑर्प्शन बोलते हैं। और लास्ट स्टेप जो था आपका फिफ्थ स्टेप, उसमें हमने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट अब बन गया है वो कैटलिस्ट से दूर माइग्रेट कर जाएगा। तो लास्ट स्टेप में क्या देखा हमने, माइग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दी कैटलिस्ट। देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वो जब हेबर्स प्रोसेस हमने पढ़ा था, अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या चीज होने वाली है इसमें। आई गेस वो सारी बात आपको वहीं पे भी समझ आ गई होगी क्या होना है। उसके बाद जो सब हमने लिखा है वो बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी थ्योरी के अंदर बता रखा है इन्होंने।
तो सिंपल सी बात तो यही है ना कि जो आपका कैटलिस्ट है उसने सरफेस प्रोवाइड करना है आपके रिएक्टेंट्स के लिए, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पूरी थ्योरी के अंदर बिल्कुल ही इजी है। आई होप आपने अगर एक बार भी इसको सुन लिया है तो दोबारा कभी भी इसको लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। तो जो आपके बोर्ड्स के अंदर कई बार पूछ लेते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस बता दीजिए, तो वहां पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या थे। तो इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है कैटालिसिस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक और टाइप का कैटालिस्ट देखेंगे हम यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। देखो नाम से थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, यानी कि यहाँ पर शेप पर कोई चीज डिपेंड करने वाली है। देखो अभी हमने जो एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी, उस एडजॉर्प्शन थ्योरी में मैं जहां पर भी कैटलिस्ट बना रहा था, कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो मैं कैसे कर रहा था? अगर आपको ध्यान हो तो कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट मैंने कुछ इस तरीके से किया था। यहां पर मैंने कुछ पोर्स बनाए थे, इन्हीं पोर्स के ऊपर आकर के आपका रिएक्टेंट जो है वो बाइंड करता है, ठीक है। तो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का क्या मतलब है? शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब होता है कि जो कैटलिस्ट है आपका, उसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं, इस तरीके से कुछ पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो उन पोर के साइज के ऊपर अगर उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिपेंड करती है, क्या बोला मैंने कि जो कैटलिस्ट है उसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट है। पोर जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूं तो जो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस होते हैं इनका हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जो मधुमक्खियों का अगर आपने छत्ता कहीं पर देखा हो, जब उसमें से हम शहद निकालते हैं तो उसमें से एक हनी कॉम्ब निकलता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे छेद 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 से होते हैं। अगर आपने देखा हो कहीं पर तो आपको याद होगा कि अगर मान लो ये हनी कॉम्ब है, कोई ये पीस है आपका हनीकॉम्ब का, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। पूरा स्ट्रक्चर जो है इन्हीं छेद से ही भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसी से सारा भर लेंगे हम। तो जो आपके कैटलिस्ट शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस हम किसे बोलते हैं? जिनका एक तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बहुत सारे छेद होते हैं इनके बीच में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो छेद है यहाँ पर, ये जो पोर है, इनके पोर के साइज के ऊपर अगर उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिपेंड करती है तो उस टाइप के कैटालिसिस को कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। अब देखो इसके पोर साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी? देखो सिंपल सी बात है, जो इसका पोर का साइज होगा उसी पे डिपेंड करेगा ना कि जो रिएक्टेंट है वो आकर के उस पर बाइंड कर भी सकता है या नहीं, ठीक है। मान लो पोर साइज तो है बहुत छोटा और रिएक्टेंट का साइज है बहुत बड़ा, तो वो उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जो आपका कैटलिस्ट है उसका पोर का साइज और जो रिएक्टेंट है उसका जो साइज है वो आपस में क्या करने चाहिए? रिजेंबल करने चाहिए, तभी वो आपस में बाइंड कर पाएंगे, तभी वो कैटलिस्ट अपना काम कर पाएगा। तो बेसिकली शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस है या शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं इनको? दोज कैटलिस्ट which have honeycomb like structure and the activity of catalyst depends on the pore size of the catalyst and the size of
रिएक्टेंट। ठीक है, तो समझ आ गया शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या है। बेसिकली सबसे पहले तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो इनकी एक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकी एक्टिविटी डिपेंड करेगी ऑन द पोर साइज ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, देखो इसके बाद शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट जो है, इनको अगर हम देखें, इनका स्ट्रक्चर जो था वो हमने देख लिया कि कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो किस वजह से होता है, अगर इसका थोड़ा और स्ट्रक्चर हम डीपली देखते हैं तो जो आपके शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है इसके अंदर जो एक ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट जो है बेसिकली शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट जो होते हैं बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए कि जो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है इनका जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा अभी, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और साथ में हम क्या बोलते हैं कि एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है एल्यूमिनो सिलिकेट्स। एल्यूमिनो सिलिकेट्स का क्या मतलब है कि सिलिकेट्स यानी कि जो सिलिकन है, सिलिकन का एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क है जिसमें से बीच से कुछ सिलिकन को हमने क्या किया है, एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। एल्यूमिनो सिलिकेट का बेसिकली मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकन in which some silicon are replaced by aluminium। ठीक है, तो एल्यूमिनो सिलिकेट्स बेसिकली क्या है, अगर आप सीधी बात करो इस शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट की, तो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क है एल्यूमिनो सिलिकेट्स का। और एल्यूमिनो सिलिकेट क्या होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क है सिलिकन का, जिसमें से कुछ सिलिकन को हमने जो है रिप्लेस कर दिया है, किससे, एल्यूमिनियम से। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपके शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। और अगर इनका यूज देखो, जो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं इनका अगर यूज देखें तो दीज आर वाइडली यूज्ड in petrochemical industries। जो आपकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मतलब जहां पर पेट्रोल से रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी जाती हैं, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इन शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और किस चीज के अंदर यूज किया जाता है, एक तो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्रैकिंग का मतलब समझते हो, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स की कोई एक लॉन्ग चेन है, मान लो 100 कार्बन की चेन है, उसको क्रैक करना है, बीच में से तोड़ना है, तो इन कैटलिस्ट यूज वहां पर किया जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए इसको यूज किया जाता है, और दूसरी चीज जो है आइसोमराइजेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, आइसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग के लिए यानी उसको तोड़ने के लिए या फिर उसको आइसोमराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपके शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का,
जिसे हम बोलते हैं ZSM5। ये जो 5 होती है, 5 इसकी पोरोसिटी के अकॉर्डिंग होता है। पोरोसिटी मतलब इसका पोर साइज कितना है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ZSM5 जो होता है बेसिकली ये कहां पर यूज होता है? दिस कैटलिस्ट, दिस शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू गैसोलीन। जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये जो ZSM5 कैटलिस्ट है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर ये जो हमने जैसे शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट की बात की, इसके अंदर हमने बोला हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर इन पोर के साइज की बात करें तो इनका पोर साइज 260 पिकोमीटर से लेकर के 740 पिकोमीटर की रेंज में हो सकता है। ठीक है, इनमें से कहीं बीच में होगा। तो जो आपका रिएक्टेंट इसके ऊपर आकर के बाइंड करना है उसका साइज इससे छोटा होना चाहिए, इस रेंज के अंदर लाई करना चाहिए, तभी वो जो है इसके साथ बाइंड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो जो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है इनका जो पोर है उसके साइज को हम और छोटा भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। एक आध बात और रहती है बतानी, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे।